मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड की एक चैप्टर ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था, और इसके अंतर्गत विशेष रूप से हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में। कृषि भारत के आर्थिक जीवन का मूल आधार रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की कृषि उन्नत दशा में थी, किंतु ब्रिटिश साम्राज्य की शोषण नीति के फलस्वरूप भारत की कृषि में घोर संकट पैदा होने लगा। प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी एक प्रशासक की भूमिका में आ गई, और इस प्रारंभिक दौर में कंपनी के लिए व्यापारिक और औपनिवेशिक हित किसी भी विचारधारा या दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण थे। प्रारंभिक काल में कंपनी जो है उसकी व्यापारिक पूंजीवाद से प्रेरित थी, जिसमें अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल कर निवेश करना उनका उद्देश्य था, ताकि लाभ प्राप्त कर सैनिक खर्च को पूरा किया जा सके। यही कारण है कि कंपनी प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न कंपनी के द्वारा किया गया, और इस समय उन्हीं क्षेत्रों में सुधारों की पहल की गई जिनका संबंध कंपनी के लाभ से होता था, और इस तरह से भू राजस्व व्यवस्था में अनेकों सुधार जो है उनके द्वारा किए गए। अंग्रेज़ों से पूर्व जैसा कि हमने बात की कि यहाँ की कृषि उन्नत दशा में थी, किंतु अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी शोषण नीति के फलस्वरूप कृषि में संकट पैदा हो गया। साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों ने कृषि में व्यापक परिवर्तन किए। इससे पूर्व की जो स्थिति थी उसमें पूर्व में जागीरदार और लगान वसूल करने वाले अधिकारी जो है वो मुख्यतः कुलीन वर्ग के व्यक्ति होते थे, जो प्राय उसी समाज और उसी व्यवस्था से बिलोंग करते थे, और उनका उद्देश्य या उनकी रुचि जो है धन में अधिक ना होकर समाज का नेतृत्व करने और अपने लिए राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने में अधिक होती थी। किंतु इसके विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य थोड़े समय में अधिक से अधिक धन बटोरना था। चूँकि कंपनी की मांगें असीमित थी और कम समय में अधिक से अधिक धन बटोरना चाहती थी, इस ऐसे में कंपनी के द्वारा जायदाद की नीलामी शुरू कर दी गई। कंपनी की मांगें, जैसा कि हमने बात की कि कंपनी की मांगें असीमित थी, कम समय में अधिक से अधिक धन बटोर करना उनका उद्देश्य था, तो ऐसे में नई व्यवस्था जो है उनके द्वारा प्रारंभ की गई। प्रारंभ में 5 वर्ष और फिर प्रति वर्ष जो है वो भूमि की नीलामी की जाने लगी, और ज़मीन जो है, भूमि जो है उसको ठेके पर दिया जाने लगा। ये ठेके जो है या जो ठेकेदार या जमींदार जो है अधिक से अधिक धन वसूल करने लगे, ताकि कंपनी से निश्चित हुए लगान को देने के पश्चात उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में धन बचे। और इसी के साथ में किसानों का शोषण, अत्याचार और अधिक बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप भूमि जो है वो रिक्त रहने लगी, उत्पादन कम होने लगा, और ऐसी परिस्थिति में अकाल की स्थितियाँ पैदा हो गई। 1789 के आसपास कॉर्नवालिस ने भी यहाँ इसके बारे में लिखा था कि भारत में कंपनी के अधिकांश क्षेत्र का जो 1/3 भाग है वो जंगल के रूप में बदल गया, जिसमें केवल जंगली जानवर ही रहते थे। तो इस प्रकार से कंपनी ने अपनी जब भू राजस्व व्यवस्था में अपनी तरीके से सुधार किए, तो उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना था, और ऐसी परिस्थिति में पहले ठेकेदारी व्यवस्था प्रारंभ की और यहीं के लोगों के साथ में मिलकर, और फिर उसके पश्चात उनके द्वारा नई व्यवस्थाओं को यहाँ पर अपनाया गया, और इस प्रकार से धीरे धीरे भू राजस्व व्यवस्था के कुछ स्वरूप हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः अंग्रेज़ों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली अपनाई, जिन्हें हम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और आज हम जिस बंदोबस्त की चर्चा करेंगे वो है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के शासनकाल में एक सर्वथा नवीन पद्धति थी, जिसको उसने जन्म दिया, और इसे भूमि का स्थायी प्रबंध या स्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। और यह स्थायी बंदोबस्त जो है वह किसानों की शोचनीय दशा और कंपनी की दोषपूर्ण लगान व्यवस्था को दूर करने के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
बनारस और उत्तरी कर्नाटक में इस व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत, जैसा कि नाम से विदित होता है, स्थायी बंदोबस्त, तो जमींदार जो है उसको स्थायी रूप से भूमि का स्वामी मान लिया गया। जितना लगान उन्हें सरकार को देना था वो हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया और उसमें किसी भी प्रकार की कमी या बेशी नहीं की जा सकती थी। किंतु यदि वे लगान का कुछ हिस्सा नियमित रूप से न दे सकेंगे तो उनकी सारी भूमि छीन ली जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत थी। किसानों को जो लगान जमींदारों को देना पड़ता था वह भी पट्टे के द्वारा निश्चित कर दिया गया। अगर हम देखें तो यह व्यवस्था देखने में लगता है कि आर्थिक व्यवस्था थी, किंतु इस व्यवस्था ने एक भारी सामाजिक क्रांति उत्पन्न कर दी। इसने राजा, तालुकेदारों और जमींदारों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न कर दी जिनका प्रभुत्व समझ समाज पर छा गया। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे कंपनी के कुछ उद्देश्य थे, जैसे कंपनी के आय को निश्चित करना, भारत में अंग्रेज़ों के समर्थक के रूप में जमींदार वर्ग का निर्माण करना, और इसका परिणाम भी हम आगे देखते हैं, और साथ ही साथ पूर्व प्रचलित ठेकेदारी प्रथा का उन्मूलन कर उसके दोषों को दूर कर कृषि को उन्नत करना, इसका उद्देश्य इसके पीछे माना जाता है। व्यापार में वृद्धि करना, और साथ ही साथ में इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त को यहाँ भारत में लागू किया गया, उसका मनोवैज्ञानिक कारण जो हम मानते हैं कि कॉर्नवालिस का दिमाग था, क्योंकि कॉर्नवालिस इंग्लैंड की जमींदारी प्रथा से ओतप्रोत था। वह स्वयं अपने देश के एक समृद्ध जमींदार श्रेणी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो उसने जिस प्रकार की व्यवस्था को, जिस प्रकार के माहौल में वो ब्रॉट अप हुआ था, जिस प्रकार की व्यवस्थाओं को उसने वहाँ पर देखा था, उसी व्यवस्था से, क्योंकि वो उसके मन मस्तिष्क में उस प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित थी या उसने देखा हुआ था, तो उस प्रकार की व्यवस्था को, भू राजस्व व्यवस्था को वो यहाँ पर लागू करना चाहता था। ये भी इसका एक कारण था। स्थायी प्रबंध ने ब्रिटिश सरकार को लोकप्रियता और स्थायित्व तो प्रदान किया और प्रांतों को धनी और समृद्धशाली बनाने में योगदान भी दिया, ऐसा मानना है P.E. रॉबर्ट्स का। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये स्थायी बंदोबस्त एक दुखद भूल था। साधारण किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ और जमींदार भी निरंतर लगान देने में असमर्थ रहे और उनकी ज़मीनें जो है वो सरकार को लाभार्थ बेच दी गई। जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में, और इसके अगर हम लाभ की चर्चा करें, कोई भी व्यवस्था जब स्थापित की जाती है तो उसमें नवीन व्यवस्था से जहाँ पर लाभ होते हैं तो वहाँ हानियाँ भी होती है। और अगर हम लाभ की बात करें तो निश्चित रूप से, क्योंकि यह व्यवस्था कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू की गई थी, तो इससे जो लाभ प्राप्त होना था वो कंपनी को होना था। कंपनी के आय में इजाफा हुआ, वृद्धि हुई, लेकिन इससे जो किसानों की स्थिति थी वो और भी अधिक बदतर होती चली गई। और ऐसी स्थिति में स्थायी बंदोबस्त किसानों के लिए कोई बहुत विशेष गुणकारी या लाभकारी साबित नहीं हुआ। स्थायी बंदोबस्त की इस व्यवस्था के फलस्वरूप बंगाल के किसानों की दशा तो पहले से अधिक थोड़ी बहुत अच्छी हो गई, संपन्नता भी होने लगी, लेकिन फिर भी जो फ़ायदा हुआ था वो कंपनी को, सरकार को बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। राजनीतिक लाभों ने अंग्रेज़ों के लिए इस बंदोबस्त को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। जमींदार जो भूमि के स्वामी बन गए, अंग्रेज़ों के कृपाकांक्षी हो गए और विद्रोह के समय अंग्रेज़ी सरकार के भक्त बने रहे और अंग्रेज़ों की कृपा से ही उनकी एक श्रेणी बन गई जो बिना परिश्रम के प्रचुर धन कमाने लगी थी। तो किसी भी अगर व्यवस्था का लाभ हम देखते हैं कि इससे कंपनी को लाभ मिल रहा है, इससे जमींदारों को लाभ मिल रहा है, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किसानों को और अधिक स्थितियाँ जो है वो ख़राब होने लगी। समय बीतने के साथ में जमींदार अमीर होने लगे, उद्योग और व्यापार में अपना धन लगाना उनके द्वारा शुरू कर दिया गया और स्थायी बंदोबस्त जो है उससे कंपनी, सरकार प्रतिवर्ष लगान निश्चित करने के जो झंझट थे उनसे भी वो मुक्त हो गई और बार बार बंदोबस्त करने पर जो धन का अपव्यय होता था वह भी बच गया। तो एक तरीके से कंपनी के फ़ायदे के लिए यह व्यवस्था को लागू किया गया था और उसमें हमें कंपनी का लाभ भी दिखाई दे रहा है।
स्थायी बंदोबस्त हो जाने से वार्षिक बंदोबस्त में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या शासन संबंधी दूसरे कार्यों को करने के लिए मुक्त हो गई और इससे कुछ कंपनी की जो व्यवस्था है उसके अंदर कुछ सुधार आया और इस प्रकार से ये लाभ जो है वो माने जाते हैं। जैसा कि आर.सी. दत्त कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों के समस्त कार्यों में स्थायी बंदोबस्त सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और सफल कार्य है। इससे जनता की आर्थिक सुरक्षा भी हो गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपनी के लाभ की, लेकिन ऐसा नहीं था कि कंपनी को या जो स्थायी बंदोबस्त उससे केवल लाभ ही हुए। स्थायी बंदोबस्त की कुछ हानियाँ थी, उसमें कई सारे दोष थे और आगे हम इसके दोष के बारे में चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त के दोष की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त करते हुए भूमि को ठीक तरीके से नहीं नापा गया था, जिससे लगान की दर जो निश्चित की गई थी वो कम निश्चित हो गई, जिससे सरकारी आय को नुकसान हुआ। इस व्यवस्था का वास्तविक लाभ जो है वो जमींदारों को हुआ। किसानों की दशा इतनी अधिक उन्नत नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। जमींदार जो लगान सरकार को देते थे उससे अनेक गुना अधिक कृषकों से वो प्राप्त करते थे ताकि सरकार में जमा कराने के पश्चात भी उनके पास में कुछ रह सके। ऐसे में किसानों पर दोहरा अत्याचार होने लगा। ब्रिटिश सरकार ने जिन प्रदेशों को जीता था वहाँ भी स्थायी बंदोबस्त लागू किया, किंतु इन दूसरे प्रदेशों में लगान की दर जो है वो बढ़ा दी गई, जिससे किसानों को और अधिक कष्ट उठाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को आशा थी कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने से कंपनी की आय बढ़ जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से जमीन नहीं बढ़ पाई। और जब सरकार को अनुभव हुआ कि जमींदार किसानों से जितना धन लगान वसूल करते हैं उसका अल्पांश ही सरकार को मालगुजारी के रूप में देना पड़ता है, तो सरकार जो है उसने इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन करने का प्रारंभ किया, करने की सोच रखी। और स्थायी बंदोबस्त का तत्कालिक परिणाम जमींदारों के लिए भी बुरा हुआ, क्योंकि जो जमींदार किसानों से लगान वसूल कर सरकार को समय पर भूमि कर न जमा करा सके, उनकी भूमि को बेच दिया गया। साथ ही साथ में अगर इसकी एक और हानि की बात करें तो जमींदार धन संपन्न हो जाने से अकर्मण्य और विलासी हो गए। उन्होंने अपनी ज़मीन ठेकेदारों को सौंप दी और वे स्वयं भूमि की ओर से उदासीन हो गए। ऐसे में कृषि की उन्नति के लिए उनकी तरफ से कोई भी प्रयत्न जो है वह नहीं किया गया। किसानों के अधिकारों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वे जमींदारों के शिकंजों में फंस गए। जमींदार जो है मनमाना व्यवहार उनके साथ में करने लगे, मनमाना लगान उनके साथ से वसूल करने लगे और इस प्रकार से यह व्यवस्था जो है वो किसी भी रूप में उनके लिए किसानों के लिए इसकी एक बहुत अच्छी नहीं थी। किसानों की दशा और अधिक खराब होने लगी और स्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को भी बहुत ठेस पहुंची। इस व्यवस्था से समाज में जमींदारों का एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग पैदा हो गया जो अंत समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का भक्त बना रहा और इस जमींदार वर्ग ने देश के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया और वे अंग्रेजों के पक्ष में रहे। जमींदारों और किसानों के बीच में मुकदमेबाजी में भी बहुत अधिक धन व्यय होने लगा और तो इस प्रकार से इस व्यवस्था के बहुत अधिक दोष थे। जहाँ कुछ लाभ हमें दिखाई देते हैं वहाँ इसकी हानियाँ भी बहुत अधिक थी। वास्तव में अगर हम बात करें तो यह विकासोन्मुख समाज के लिए एक हानिकारक व्यवस्था हम के रूप में दिखाई देता है। यदि कोई बंदोबस्त 10 या 15 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और इसी क्रम में आगे भी बढ़ाया जाता है तो उनके दोष दूर हो जाते हैं और व्यवस्था के लाभ भी कायम रहते हैं। लेकिन दोष और लाभ दोनों ही होते हुए भी स्थायी समाधान की प्रणाली जहाँ तय की गई थी वहाँ जारी रही और इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त जो है वो बहुत अधिक जो है लाभकारी नहीं रहा। लेकिन एक विशेष प्रकार की पॉलिसी, एक विशेष प्रकार की नीति जो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अपनाई गई थी उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की और इसके अगले क्रम में हम बात करेंगे 2 अन्य बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में।